हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार साथियों। कैसे होंगे? मैं भाई आशा करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे भाई, आपने हिंदी वर्णमाला की 4 वीडियो देख ली। आज हमारी जो वीडियो नंबर होगी वो 5वीं हो जाएगी। और जैसा कि आपने देखा मेरे भाई, जैसा कि हमने बताया था कि आपको हिंदी वर्णमाला पूरी तरीके से मैं डिटेल कराऊंगा, एकदम एडवांस लेवल तक कराऊंगा। तो बिल्कुल मैं एडवांस लेवल तक ले चलने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक आपकी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है ना। आज हमारी जो लेक्चर होगा वो 5वां लेक्चर हो जाएगा। तो मेरे भाई, आप यदि आपने 4 लेक्चर देखा होगा तो आप बेहतर एक बढ़िया ढंग से, एक बेहतरीन ढंग से आप सीख पाए होंगे वर्णमाला के बारे में। यदि आप कहीं से भटके हुए हैं या पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा, मेरे भाई पहली क्लास आप जाके देखो। पहली क्लास से दूसरी क्लास, उसके बाद तब 5वीं क्लास आप देखना। अगर आप 5वीं क्लास देख रहे हो तो 5वीं क्लास को देख करके छोड़ देना, पहली क्लास को देख करके तब 5वीं क्लास पे आना। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि अगर आप नोट्स बना रहे हो, ज़रूरी नहीं कि भैया एक बढ़िया फेयर कॉपी पे ही बनाओ। आप नोट्स बनाओ, एक रफली कॉपी पे ही बना लो, लेकिन उस नोट्स को मेरे भाई 2 बार 3 बार रिवाइज कर डालोगे तो आपको हिंदी आ जाएगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ये जो कक्षा चल रही है आपको पता होगा, यदि नहीं पता तो मैं भाई एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। और थंबनेल देख के भी आपको एहसास लग गया होगा कि मेरे भाई यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए विशेष तौर पे ये हिंदी की कक्षा होगी आपके लिए। और विशेष तौर पे मेरे भाई वर्णमाला चल रहा है और हमने आपसे कहा था कि एक बार पूरी क्लास कंप्लीट कर लो। पूरी की पूरी जितनी भी क्लास हो पाएंगी हिंदी से रिलेटेड और यूपीएसआई और यूपी पुलिस का सिलेबस को देखते हुए वो हर एक क्लास में करवा दूंगा। इसके बाद भैया इसका जितना भी एमसीक्यू बन पाएगा उस सब के सब एमसीक्यू को मैं भी करवा दूंगा, है ना। और जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है वो भी कर ले जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि मेरे भाई ये सवाल यूपीपी में ही पूछे गए हो, ये यूपीपी में पूछ सकता है, यूपीएसआई का सवाल हो जाएगा मेरे भाई। आरओ एआरओ का सवाल आपको करवा दूंगा, आरओ एआरओ का भी सवाल करवा दूंगा। और जितने भी चाहे यूपी पीसीएस का सवाल हो जाए उसको भी करवा दूंगा। मेरे भाई कह सकता हूँ जितने भी आपके एग्जाम होते हों और जहाँ पे हिंदी का, है ना, सिलेबस डिसाइड किया हो या एक हिंदी सब्जेक्ट वहाँ पे जोड़ा गया है, तो उस हिंदी सब्जेक्ट कोई भी परीक्षा होगी तो उस हर एक परीक्षा का मैं हर एक प्रश्न करवाने का, है ना, हर एक प्रश्न आपको करवा दूंगा। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, आज जो हमारी लेक्चर नंबर ये 5वां हो जाएगा। और आपको पता है हिंदी वर्णमाला चल रहा है, व्यंजन चल रहा है। अब हम आगे बढ़ चलेंगे, आज इसको देख लेते हैं क्या पढ़ना। आप ध्यान से देखना मेरे भाई, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आज हमने कल लगभग आपको बता दिया था व्यंजन के प्रकार में आस्पर्श व्यंजन कौन होते हैं, और उसके बाद हमने बताया था आपको अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, ऊष्म व्यंजन या उष्माण व्यंजन किसे कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते थे, ताड़नजात व्यंजन, ये जो भी थे 5 ये हमने आपको बता दिया था। इसके बाद जो क्लास हम थोड़ी सी और आगे बढ़ाएंगे मेरे भाई, वो किस पे लेंगे क्लास, तो बोलोगे मेरे भैया ये देखो क्लास जो हो जाएगी वो प्राण तत्व के आधार पे, है ना, प्राण तत्व के आधार पे या प्राण वायु के आधार पे व्यंजनों के भेद पढ़ेंगे हम, या प्रत्न के आधार पे भी बोलते हैं व्यंजनों के भेद। तो एक हेडिंग आप बना लेंगे कि प्राण तत्व या प्राण वायु, लिखेंगे प्राण तत्व, बहुत ध्यान से दिखना मेरे भाई, प्राण तत्व या प्राण वायु, या इसी को बोलते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, है ना। उच्चारण प्रयत्न के आधार पे भी ऐसा बोल सकते हो आप, या आप लिख सकते हो मेरे भाई उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इस हेडिंग को बिल्कुल आप बनाएंगे मेरे भाई, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। व्यंजनों का क्या लिखेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण। देखना ध्यान से, ये क्या लिख लेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। ये जो देखो मेरे भाई है, इसको आप नोट करेंगे, इसको आप बिल्कुल नोट करेंगे, ध्यान से देखना। ये कितने प्रकार से होंगे तो याद रखना होगा आपको, ये 2 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना हो मेरे भाई, 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम बोलते हैं हम अल्प प्राण और एक के बोलते हैं महाप्राण। क्या बोलेंगे सर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पे या प्राण वायु के आधार पे या वायु के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना होगा मेरे भाई ये 2 प्रकार के होते हैं। एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। प्राण का मतलब क्या है, वायु है ना, वायु है मेरे भाई। जैसे अगर हमारे अंदर वायु है तब तो हम जान हमारे अंदर है, हम निर्जीव नहीं तो हो जाते,
अगर हमारे अंदर वायु है तभी तो हम सजीव हैं, नहीं तो हम निर्जीव हो जाते। तो ऐसी स्थिति में प्राण किससे जोड़ा गया, तो वायु से जोड़ा गया है मेरे भाई। और जो प्राण है अगर अल्प लग जाए, माने अल्प प्राण लिखा जाए, अल्प माने थोड़ी मात्रा, कम मात्रा, और प्राण मतलब वायु। जब भैया किसी भी वर्ड का उच्चारण हम करते हैं, जब भी हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते वक्त अगर हमारे मुख से कम वायु निकले बाहर, बात हमारी समझ पा रही ना आप, अगर उच्चारण करते समय कम वायु बाहर निकलती है तो उसे आप क्या बोलोगे भाई, उसे बोलेंगे भैया अल्प प्राण होता है। और जब हम उच्चारण करेंगे और ज्यादा मात्रा में हवा बाहर निकलेगी तो उसे आप क्या बोलोगे सर, उसे क्या बोलोगे आप, महाप्राण बोलोगे। जैसे मैं अगर अब उच्चारण करने के लिए आपसे कहूँ भैया उच्चारण करो, जैसे आप अपने हाथ को लगा के, है ना, हाथ को मुंह के सामने लगा के का बोलना और उसके बाद खा बोल के देखना। यदि वीडियो देख रहे हो तो आप बिल्कुल मेरे भाई करना, का बोलना और फिर खा बोलना, दोनों अक्षरों में आपको एहसास हो गया होगा कि सर जब हमने का उच्चारण किया तो वायु कम हमारे हाथों में टकराई, मुंह से निकली वायु और हाथ में कम टच हुई, है ना, कम महसूस हुआ। लेकिन जब हमने खा का उच्चारण किया तो वायु जो मुंह से निकली मेरे भाई वो झटके से हाथ पे लगी, और जब झटके से हाथ पे लगी तो इससे आपको एहसास हुआ होगा कि भैया जब वायु ज़्यादा निकली तब तो पता चला, वायु कम निकली तो कम पता चला। ऐसे और भी अक्षरों को आप पढ़ेंगे, गा पढ़ना, घा पढ़ना, अंगा पढ़ना, फिर मेरे भाई चा पढ़ना, छा पढ़ना, जा पढ़ना, झा पढ़ना, इया पढ़ना। इस तरीके से जब मेरे भाई आप पढ़ोगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि सर प्राण तत्व के आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से हैं। बोल ले जाओगे ना, अल्प प्राण कौन कौन से हैं और महाप्राण कौन कौन से हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे एक और बनाएंगे आप, क्या बोलोगे सर, ये दो प्रकार से हो सकता है। एक का नाम क्या हो जाएगा, एक का नाम अल्प प्राण है, एक का नाम मेरे भाई क्या हो जाएगा, एक का नाम अल्प प्राण हो जाएगा और एक का नाम क्या होगा, तो महाप्राण हो जाएगा। एक का नाम अल्प प्राण होगा और दूसरे का नाम मेरे भाई महाप्राण हो जाएगा। दूसरे का नाम क्या हो जाएगा भैया, बोलोगे महाप्राण हो जाएगा। एक का अल्प प्राण नाम है, एक का क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। ध्यान से देखना, एक का अल्प प्राण हो जाएगा, एक का महाप्राण हो जाएगा। ठीक है ना भाई, बोलो। एक का अल्प प्राण हो जाएगा, एक का क्या नाम हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। इस तरीके से आपने कर लिया दो भेद। अगर हम आपसे बोलेंगे भैया अल्प प्राण की परिभाषा क्या हो सकती है, तो बिल्कुल अभी आपको बताया हमने कि सर प्राण का मतलब होता है वायु, और जब मुख से वायु या किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने के दौरान मुख से कम वायु बाहर निकलती है तो उसे क्या बोलोगे, अल्प प्राण बोलोगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकलती है, आप लिख पाएंगे, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, यहाँ पे लिखना है मेरे भाई, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में, है ना, वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में, उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में, श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे अल्प प्राण कहते हैं। उसे क्या कहोगे भैया, उसे अल्प प्राण कहेंगे। ठीक है, उसे अल्प प्राण कहते हैं, उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। यहां लिख लो कहते हैं, उसे अल्प प्राण कहते हैं। ध्यान से देखो, क्लियर है ना ये बात, कि अगर हम किसी भी वर्ड का उच्चारण करते हैं, खास तौर से किस वर्ड का मेरे भाई, व्यंजन वर्ड का, तो व्यंजन वर्ड के उच्चारण में यदि हमारे मुख से कम वायु बाहर निकलती है तो उसे अल्प प्राण बोलेंगे, और ज्यादा वायु बाहर निकलेगी तो उसे आप महाप्राण बोलोगे। ठीक है ना। अगर हम आपसे बोले सर इसमें कौन कौन से वर्ड अल्प प्राण में आते हैं, तो ध्यान से देखना मेरे भाई, जब भी अल्प प्राण की मैं आपसे बात करूंगा तो बिल्कुल याद रखेंगे, अल्प प्राण में जितने भी वर्ग होते हैं सभी वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ड आ जाते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे आप अभी जानते हैं वर्गीय व्यंजन कितने वर्ग है, तो बोलोगे सर 5 वर्ग है। कौन कौन सा, एक का वर्ग, एक चा वर्ग, एक टा वर्ग, एक ता वर्ग और एक पा वर्ग। इन पांचों वर्गों के पहले वर्ड, तीसरे वर्ड और पांचवें वर्ड,
पहले वर्ड, तीसरे वर्ड, पांचवें वर्ड। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं कि भैया अगर हम आप समझ नहीं पाए, एक बार आप लिख के दिखाएं तो बोलिए का, ख, ग, घ और अंगा लिख दिया। और ये जो आपने देखा मेरे भाई, इसमें से कौन कौन से वर्ड, अगर यहां से बोलो सर पहला वर्ड का है, दूसरा वर्ड गा है और तीसरा वर्ड अंगा है, ये तीनों के तीनों वर्ड क्या कहलाएंगे भैया? इन तीनों वर्डों को हम बोलेंगे अल्प प्राण। इन्हीं तीनों वर्डों को हम क्या बोलोगे? अल्प प्राण बोलेंगे। जबकि दूसरे और चौथे वर्ग को क्या बोलेंगे भैया? इसे आप महाप्राण बोलोगे। इसे आप क्या बोलना? महाप्राण बोलना। क्लियर है ना भाई? इसको क्या बोलेंगे? महाप्राण बोलेंगे। इस वजह से हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का क्या? पहला, तीसरा हुआ, पांचवा व्यंजन वर्ड। एक तो ये हो जाएगा आपके सामने। और आगे ध्यान से देखना, और क्या बोलोगे भैया? जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, आप जानते होंगे, जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, आपसे हम पूछेंगे मेरे भाई अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो जवाब निकल के आएगा भैया अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। वो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो बोलेंगे भैया अंतस्थ व्यंजन या है, रा है, ला है और वाह है। या है, रा है, ला है, वाह। मैं आपसे पूछूंगा भैया इसमें से अर्ध स्वर कौन है? कल हमने इसका आपको जवाब दिया था और एक बढ़िया हेडिंग में हमने लिखा भी था, समझा भी था, अर्ध स्वर कौन है। तो आपका जवाब निकल के आएगा भैया अर्ध स्वर या और वाह है। या और कौन है? वाह है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ड क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ड। बोलोगे सर पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन वर्ड क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कौन सा मेरे भाई? अंतस्थ व्यंजन। ध्यान देना, अंतस्थ व्यंजन जो भी हैं, इस अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो बोलोगे सर अंतस्थ व्यंजन की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो अंतस्थ व्यंजन में ये 4 व्यंजन, एक व्यंजन का नाम लिखेंगे क्या अंतस्थ व्यंजन में? भैया एक तो तैया है, उसके बाद क्या है मेरे भाई? रा है। ध्यान से देखना, या है, रा है और क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना मेरे भाई, या है, रा है और कौन है? ला है। या है, रा है, ला है और या, रा, ला, हुआ। ये 4 व्यंजन कौन से मिल जाएंगे आपको? ये सर अंतस्थ व्यंजन मिल जाएंगे। और ये किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? बोलेंगे भैया ये भी अंतर्गत रखे जाते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूंगा जितने भी स्वर होते हैं, सभी स्वर वर्ण, कौन? सभी स्वर वर्ण। और कितने स्वर वर्ण है? तो बोलोगे भैया क्या आप शुद्ध पूछ रहे हो, अशुद्ध पूछ रहे हो? ये भी एक सवाल हमने आपसे करवाया था। भैया अगर हम पूछेंगे सभी स्वर वर्ण, तो एक बार आपके दिमाग में सर शुद्ध स्वर वर्ण की अशुद्ध स्वर वर्ण? तो शुद्ध हमने बताया था 10 होते हैं, अशुद्ध जोड़े, या अगर केवल अशुद्ध ना कहा जाए, केवल स्वर वर्ण की बात करेंगे तो आप 11 गिनती में बोलेंगे। तो 11 स्वर है ना, इनकी संख्या 4 थी। लेकिन भैया 11 स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? एक तो आ हो जाता है छोटा वाला, और एक बड़ा वाला आ हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे छोटी ई हो जाएगी, ऐसे बड़ी ई हो जाएगी। ठीक है, छोटा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखना, री है। उसके बाद क्या लिखेंगे भैया? ए है और क्या? ए है, ए। फिर आगे बढ़ेंगे तो ओ है और क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम आपसे बात करेंगे भैया कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल स्वरों की संख्या भैया 11 हो जाएगी। अगर शुद्ध स्वर की संख्या मैं आपसे पूछता तो भैया आपका जवाब निकल के आता भैया जो शुद्ध स्वर की संख्या होती है वो 10 होती है। सभी स्वर हो जाएंगे ना? और कुछ छूट रहा? हाँ भैया एक और छूट रहा, उच्छिप्त व्यंजन। और उच्छिप्त व्यंजन में कौन सा व्यंजन? बस एक व्यंजन भैया, अड़। अढ़ा तो हम जाएंगे महाप्राण में, लेकिन अढ़ा की बात करेंगे तो वो कहाँ पे आएगा भैया? इसी में आएगा। उच्छिप्त व्यंजन लिख देता हूं यहाँ पे, क्या? उत्क्षिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन में कौन सा? एक उच्छिप्त व्यंजन बस। वो कौन सा उच्छिप्त व्यंजन रहेगा मेरे भाई? बस एक अढ़ा वाला रहेगा, ये वाला ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। ये वाला ही रहेगा मेरे भाई और कोई नहीं रहेगा। तो आप एक बार देखो ध्यान से, इतनी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आप इतनी बातें क्लियर कर पाए मेरे भाई? हर एक भाई को ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी, क्योंकि ये बहुत कठिन बातें नहीं है, बहुत आसान सी बातें थी। याद हो जाएगा आपको। अगर यहाँ से मेरे भाई आपसे पूछा जाए कि अल्प प्राण की संख्या कितनी है,
आपसे मैं एक और सवाल पूछता हूँ भैया, अल्प प्राण की संख्या कितनी है? तो मेरे भाई ध्यान देना, अल्प प्राण की जो संख्या है वो कितनी है? तो बोलोगे सर अल्प प्राण की संख्या अब हम गिनती कर ले जाएंगे, अल्प प्राण की संख्या गिनती करेंगे। कौन कौन से? सर पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड। तो कितने वर्ग होते हैं? बोलोगे सर वर्गों की संख्या 5 है, एक वर्ग में 3 वर्ड, तो 5 वर्ग में सर 3 5 में 15 वर्ड, ये 15 वर्ड हो जाएंगे। 4 वर्ड ये दिख रहे हैं, 15 4 19, और 19 में भैया 11 वर्ड ये जोड़ दोगे तो 19 में 11 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। और एक उच्छिष्ट व्यंजन का भैया इस वजह से 30 में एक जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। ध्यान से देखो, ये चीज क्लियर हुई ना? आपको दिक्कत नहीं आएगी ना मेरे भाई? चलें आगे बढ़ चलें। आगे देखो, ये महाप्राण किसे कहते हैं? क्या भैया हेडिंग क्या? महाप्राण किसे कहते हैं? तो बोलो महाप्राण व्यंजन क्या है? तो भैया जिस वर्ण के उच्चारण में अगर प्राणवायु जो है वो ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं, है ना? यहीं से सेम परिभाषा लिख सकते हो, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, यहां आप लिखेंगे इसकी परिभाषा, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में क्या लिखेंगे भैया? श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, श्वास वायु, श्वास वायु अधिक मात्रा में, श्वास वायु अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, तो उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं, तो उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन वर्ड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ध्यान से देखो, ये चीज क्लियर है ना? बताओ अब ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर होगी कि भैया अगर कम मात्रा में वायु बाहर निकले, ध्यान से देखना, अगर कम मात्रा में वायु बाहर निकले, कम मात्रा में वायु बाहर निकले तो अल्प प्राण है, और अगर अधिक मात्रा में बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। क्या निकलती है मेरे भाई? वायु निकलती है। क्या निकलती है? तो बोलेंगे भैया वायु निकलती है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसके उदाहरण पूछूं तो प्रत्येक वर्ण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तो आ गया, तो पहले वर्ग में कितने वर्ण बचे? 2 वर्ण बचे। कौन सा? दूसरा और चौथा। तो भैया प्रत्येक वर्ड का दूसरा और चौथा वर्ड क्या कहलाता है? तो बोलोगे दूसरा और चौथा वर्ड महाप्राण कहलाता है। तो इसमें आप लिख पाएंगे इसके एग्जाम्पल कि प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ड, दूसरा व चौथा वर्ड, चौथा वर्ड महाप्राण है। दूसरा व चौथा वर्ड क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्लियर हो जाएगा ना? दूसरा और चौथा वर्ड क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। दूसरे और चौथे वर्ड की मैं अगर आपसे बात करूं भैया, खा हो जाएगा, घा हो जाएगा, छा हो जाएगा, झा हो जाएगा, ठा हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, है ना? ता था हो जाएगा, धा हो जाएगा, फा हो जाएगा, भा हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से आप कर ले जाओगे तो कितनी संख्या इसकी? 10 हो जाएगी। अब ध्यान से देखना कि अगर सर महाप्राण हो गया तो यहाँ पे तो हम अंतस्थ व्यंजन रख दिए, यहाँ पे क्या रखना होगा मेरे भाई? यहाँ पे रख लेना ऊष्म व्यंजन। यहाँ पे क्या रखोगे? ऊष्म व्यंजन। क्या रखोगे मेरे भाई? ऊष्म व्यंजन रख लोगे आप। और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी? सर ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। कौन सा? तालव्य सा है, मूर्धन्य सा है, दंत सा है, और क्या है बोलोगे भैया? हा है। ये 4 वर्ड आपके ऊष्म व्यंजन या ऊष्माण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, या ऊष्म संघर्षी भी हम इनको कह सकते हैं मेरे भाई। तो ये जो वर्ड आते हैं ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। जबकि देखो ध्यान से, कुछ और छूट रहा भैया, आढ़ा तो यहाँ लिखा, अढ़ा यहाँ लिख लेना। उच्छिष्ट व्यंजन में कौन सा भैया? उच्छिष्ट व्यंजन में एक छूटा हुआ भाग ये है। कौन सा छूटा हुआ मेरे भाई भाग है? तो बोलोगे सर उच्छिष्ट व्यंजन में, उत्क्षिप्त व्यंजन में एक भाग वहां लिखा गया तो एक टुकड़ा मैं यहाँ लिखूंगा। कौन सा? बोलोगे भाई साहब अढ़ा लिखूंगा। कौन सा लिखूंगा? अढ़ा लिखूंगा। वो अढ़ा था, ये अढ़ा था।
अब ध्यान से बताओ इसकी गिनती टोटल कितनी हुई, कितनी गिनती आप काउंट कर सकते हो। बोलोगे सर हर वर्ग में 2 वर्ड आता है, तो 5 वर्गों की जब मैं बात करूंगा तो एक वर्ग में 2 वर्ड, तो 5 वर्गों में मेरे भाई 10 वर्ड हो जाएंगे। और उस व्यंजन कितने हैं 4, 10 और ये 4 14 हो जाएगा, और उत्क्षिप्त व्यंजन 1। और इस तरीके से भैया अगर मैं पूछूं महाप्राण की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब आना चाहिए मेरे भाई जो महाप्राण की संख्या है वो कितनी है, 15 है। महाप्राण की संख्या कितनी है मेरे भाई, तो बोलोगे भाई साहब जवाब आएगा महाप्राण की संख्या 15 है। देखो ध्यान से मेरे भाई ये चीज आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे, किसी भी भाई को कहीं भी किसी भी वर्ड से समस्या नहीं होगी, आपको पूरी तरीके से ये बात क्लियर हो गई होगी, मैं इतना अनुभव या आशा लगा सकता हूं आपसे। ठीक है ना मेरे भाई। अगर आपको वीडियो बेहतरीन लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो मेरे भाई इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा। ठीक है ना मेरे भाई। आप और भी भाइयों तक पहुंचाइए कि यूपीएसआई और यूपी की पूरी फ्री कंटेंट, पूरा का पूरा फ्री, बिल्कुल भैया हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन देंगे, कोई पीपीटी कोई पीडीएफ नहीं। आपको क्वेश्चन जो करवाना होगा वो पीपीटी वो पीडीएफ से मैं करवा दूंगा, लेकिन बिल्कुल आसानी से तसल्ली के साथ धीरे धीरे पूरी की पूरी वीडियो लेक्चर हाथ से लिख के दूंगा। आप मेरे साथ बस जुड़े रहिए, और डेली जो वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा डेली शाम 4 बजे मिल जाएगा, है ना। अगर आपकी ख्वाहिशें होंगी तो कुछ दिनों के बाद अगर आप बहुत जल्दी ही चैनल को आगे ग्रो करवा पाते हैं, तो मेरे भाई ये क्लास आपको लाइव मिलने लगेगी। अगर आप चैनल को बहुत जल्दी से ग्रो करवा पाएंगे, तो मेरे भैया मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब मैं इस क्लास को लाइव लूंगा, और आप जितना घंटा कहेंगे उतने घंटे की लाइव क्लास लूंगा। प्रैक्टिस कहेंगे तो प्रैक्टिस करवा दूंगा, है ना। साहित्य की क्लास इतनी मजेदार बनाया हूं ना, इतनी मजेदार साहित्य की क्लास से पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा आपको। पहले आप ग्रामर पूरा पढ़ के तो देखो कितना मजा आता है, कोई भी एक सवाल अछूता नहीं रह जाएगा आपसे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो यहां तक क्लियर मेरे भाई। अब एक अगली हेडिंग हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे ध्यान से देखना। अगली हेडिंग मेरे भाई आपके सामने कौन सी होगी, अगली हेडिंग क्या होगी, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन। किसके आधार पे पढ़ेंगे हम, वो प्राण वायु के आधार पे था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पे, स्वर तंत्रियों के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण, है ना। लिखेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण। ये ध्यान से देखो, बहुत ही शानदार ये भी हेडिंग होगी, यहां से भी मेरे भाई बहुत से सवाल बनेंगे आपको देखने को, तो बिल्कुल ये हेडिंग तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, एकदम बेहतरीन ढंग से इसको भी करते हुए चलेंगे। अभी आपने देखा अल्प प्राण महाप्राण देख लिया, लेकिन अब हम पढ़ेंगे मेरे भाई इससे 2 भाग बनाते हैं। एक भाग का नाम आएगा क्या, घोष आएगा, और एक भाग का नाम क्या है मेरे भाई, अघोष आएगा। एक भाग का नाम क्या आता है, घोष, एक भाग का नाम क्या आएगा मेरे भाई, घोष आएगा, या इसी को हम क्या कहते हैं, सघोष भी कह देते हैं। घोष बोल देना या सघोष बोल देना, ठीक है। दूसरे भाग का नाम क्या आएगा, बोलोगे सर अघोष आएगा। ध्यान से देखो, दूसरे भाग का नाम क्या आएगा भैया, अघोष आएगा। गलत हुआ थोड़ा सा माफ करना मेरे भाई, अघोष आएगा। दूसरे वर्ड का नाम क्या हो जाएगा भैया, तो बोलोगे सर अघोष हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। ध्यान से देखो, एक का नाम घोष हो जाएगा और एक का नाम अघोष हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब अघोष और सघोष में क्या अंतर है। अगर हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं, अगर हम किसी भी वर्ड का हम उच्चारण करते हैं और हमारी जो स्वर तंत्रियां वहां से वायु बाहर निकलती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे भैया, उसे हम बोलेंगे घोष। लिखेंगे स्वर तंत्रियों के पास से आने पर, स्वर तंत्रियों के पास से आने पर, स्वर तंत्रियों के पास से, स्वर तंत्रियों के पास से आने पर, स्वर तंत्रियों के पास से मेरे भाई आने पर क्या होता है, उसके बीच से हवा निकलती है। स्वर तंत्रियों के पास से आने पर उसके बीच, अर्थात स्वर तंत्रियों के बीच से, उसके बीच से वायु निकलती है, वायु निकलती है, तो वो क्या होगा, वो सर
घोष होगा या फिर सघोष होगा। अगर नहीं निकलती है तो वो अघोष में चला जाएगा, अगर नहीं निकलेगी तो वो अघोष में चला जाएगा। स्वर तंत्रियों में यहाँ पे और या नहीं समझ में लिखो भैया, जब हम इस वर्डों को उच्चारण करेंगे, जब इन वर्डों को बोलेंगे, जो हमारे स्वर तंत्रियां हैं यहाँ पे कंपन होगा। जब इन वर्णों का हम उच्चारण करेंगे तो मेरे भाई स्वर तंत्रियों में कंपन होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो वो घोष है, अगर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो वो अघोष है। यहाँ एक दूसरी परिभाषा आप लिख पाएंगे, स्वर तंत्रियों में क्या लिखेंगे मेरे भाई, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। स्वर तंत्रियों में क्या होता है भैया, कंपन होता है। कुछ वर्ड लिखते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं। जितना भी वर्ग आपने पढ़ा उस वर्ग में तीसरा, प्रत्येक वर्ड का तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ड का तीसरा, ऐसा लिख पाएंगे आप, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा और कौन, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड किस में आएगा भैया, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड जो आएगा वो घोष में आएगा। वो किस में आएगा भाई साहब, तो वो घोष में आएगा, है ना। और आगे लिखेंगे, और कितने भैया, जितने भी स्वर होते हैं सभी के सभी स्वर, कितने स्वर आपको पता, अभी हमने लिखा भैया जो 11 स्वर हैं वो इसी में आएंगे। और ध्यान देना, और क्या लिख सकते हो भैया, इसी में लिखना, और अंतस्थ व्यंजन आता है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन को सर, या, र, ल, व, क्या लिखोगे, अंतस्थ व्यंजन। जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं वो सब अंतस्थ व्यंजन आते हैं। एक भैया ऊष्म व्यंजन में कौन आता है, हा आता है। एक ऊष्म व्यंजन में कौन आता है, हा आता है ना। इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके, इसी में लिखना। हाँ भैया, द्विगुण व्यंजन भी आता है, बिल्कुल लिख पाएंगे आप, द्विगुण व्यंजन भी आता है, इसी में द्विगुण व्यंजन भी आता है। इनकी संख्या काउंट करेंगे आप, इनकी संख्या काउंट करेंगे भाई साहब, बोलना ध्यान से। अगर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, तो 5 तिया 15, 15 में 11 जोड़ दूंगा तो मेरे भाई 15 में 11 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, तो 15 में 11 जोड़ोगे 26 होगा। 26 में अंतस्थ व्यंजन जोड़ना तो 26 और 4 क्या होगा, 30 होगा, और एक हा। तो ये इस तरह से इसकी संख्या मैं आपसे पूछूंगा, इसकी संख्या 30 और एक कितना हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा। 30 और कितना मेरे भाई, एक मिला के कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। जबकि महाप्राण की बात करूंगा, सॉरी अघोष की बात करूंगा, तो यहाँ पे देखो अघोष में कौन कौन होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड सघोष है या घोष है, तो प्रत्येक वर्ग का क्या लिखोगे भाई साहब, लिखोगे प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का क्या लिखेंगे आप, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, सॉरी पहला, दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ड, दूसरा वर्ड अघोष होता है, दूसरा वर्ड अघोष होता है। देखो ध्यान से, क्लियर है ना ये बात। आगे ध्यान से देखना भैया, क्या और बचा, तो बोलोगे सर यहां से उसमें व्यंजन से हा निकाल लिए तो तीनों सा बच जाएगा। क्या बचेगा, तीनों सा बच जाएगा। एक तो देखो तालव्य सा, एक मूर्धन्य सा, और एक कौन सा मेरे भाई, दंत सा। ये कितनी इनकी संख्या होगी, तो सर वर्गों की संख्या 5 है, और एक वर्ग में 2 वर्ड आता, 2 पचे 10 हो जाएगा, और 10 में 3 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो इनकी कुल संख्या कितनी, अघोष की कुल संख्या अगर मैं आपसे बोलूंगा तो बोलो सब, इसकी कुल संख्या, इसकी कुल संख्या कितनी होती भाई साहब, तो वो 13 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती, तो बोलोगे भाई साहब 13 होती है। ध्यान से देखो और बताओ मेरे भाई, ये चीज क्लियर है, बताओ ये चीज क्लियर है आपको ना। इस तरीके से घोष और अघोष आप बिल्कुल पकड़ ले जाएंगे, किसी भी प्रकार की समस्या यहां से आपको नहीं आएगी। अपनी गलती होगी ना भैया, अल्प प्राण महाप्राण में, अल्प प्राण महाप्राण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और भैया घोष और अघोष में भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत, दुख, दर्द, समस्या नहीं आना चाहिए। बड़े आगे आप बताना, एक बार नोट करते हुए चलेंगे। अब छोटी छोटी बातें बची हुई हैं जो वर्णमाला से छूटी हुई हैं, उन छोटी छोटी बातों को हम कर लेते हैं। विशेष यहीं तक था, लेकिन कुछ बातों को और भी कर लेते हैं। ध्यान से देखो, एक पॉइंट बना लेना, अयोगवा। क्या बनाएंगे, अयोगवा। ध्यान से देखना मेरे भाई, अयोगवा क्या हो सकता है।
एक हेडिंग बनाएंगे आप, आ योग वा। क्या लिखेंगे? आयोग वा, आयोग वा, आयोग वा। ध्यान देना इस बारे में। इसकी परिभाषा मैं आपसे बोलूं तो भैया, जिस वर्ड का वहन कोई ना करे, माने ये ऐसा वर्ड आता है, इसको अपने साथ कोई लेना पसंद नहीं करता, कोई वर्ड अपने साथ वहन नहीं करता, कोई अपने साथ रखना नहीं चाहता। तो ऐसे वर्डों को हम क्या बोलेंगे? आयोग वाह बोलेंगे। इसकी परिभाषा ही लिख सकते हैं, जिनका वहन कोई ना करे उसे आयोग वाह कहते हैं। आयोग किसी के योग नहीं है ना, आप लिख सकते हो, जिनका वहन कोई ना करे, उसे आयोग वाह कहते हैं, उसे आयोग वाह। जिनका वहन कोई नहीं करते उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? आयोग वाह कहते हैं। ध्यान से देखना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे आयोग वाह कहते हैं। इनकी संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आपको बिल्कुल मेरे भाई पता होगा, इनकी संख्या सभी भाई को पता होगा। सर इनकी जो संख्या होती वो होती है 2। इनकी संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 2 होती है। और वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो बिल्कुल आप बताएंगे मेरे भाई, इनकी जो दोनों संख्याएं हैं, इनकी दोनों संख्याएं कौन कौन सी है? एक का भैया ये अंक है, आम पढ़ सकते हैं, और एक क्या है? आहा है। एक मेरे भाई अंक हो सकता है और एक क्या हो जाएगा? आहा हो जाएगा। अगर अंक की बात करें, इसका कुछ नाम होगा, बिल्कुल मेरे भाई इसका भी नाम है। क्या नाम होगा? ध्यान से देखना, इसका नाम बताओ आप, और इसका भी नाम बताओ आप। तो बोलोगे सर इसका नाम जो होता है, इसका नाम हम बोलते हैं अनुस्वार। इसका क्या नाम बोलोगे भाई साहब? इसका नाम बोलेंगे अनुस्वार, इसका नाम बोलेंगे अनुस्वार। जबकि इसका क्या नाम बोलोगे भाई साहब? तो इसका नाम बोलोगे विसर्ग। इसका नाम क्या बोलोगे? विसर्ग बोलोगे। ये ना ही वर्ण है, सॉरी, ये ना तो स्वर वर्ण है और ना ही व्यंजन वर्ण है। ना ये स्वर वर्ण में आते हैं, ना ये व्यंजन वर्ण में आते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं। आप लिख सकते हैं इनके बारे में भाई, क्या लिखोगे? ये वर्ड ना ही स्वर और ना ही व्यंजन में आते हैं। लिखोगे ये वर्ड ना तो स्वर वर्ण में आते हैं, ना तो स्वर वर्ण में आते हैं, और ना ही व्यंजन वर्ड में आते हैं। ना ही व्यंजन वर्ड में आते हैं, ना ही व्यंजन वर्ड में आते हैं, व्यंजन वर्ड में आते हैं। लेकिन इनका प्रयोग दोनों वर्डों में किया जाता है। लेकिन इनका प्रयोग भाई दोनों वर्णों में किया जाता है। दोनों वर्णों में किया जाता है। बोलो भाई साहब, यहाँ तक क्लियर है ना? डन हो जाएगा यहाँ तक आपको कि भैया ये ना तो स्वर में काउंट करेंगे, ना तो व्यंजन में काउंट करेंगे। जब स्वर व्यंजन दोनों में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इनका जो प्रयोग होगा वो स्वरों के साथ भी होता है और व्यंजनों के साथ भी होता है ना? स्वरों के साथ भी होता है, व्यंजनों के साथ भी होता है। तो ये इतनी बात आप कंप्लीट कर जाओगे ना मेरे भाई, ध्यान से देखना और बताना आप। बोलो, इतनी बातें आप कंप्लीट कर ले जाएंगे? नहीं कंप्लीट कर पाएंगे? किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आपको? बढ़ चले आगे थोड़ा सा, यहीं में और बढ़ाए। बोलो, यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है। अब छोटी छोटी बातें उन्हीं को लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर हम आपसे बोले भाई एक और पॉइंट लिख लो, व्यंजनों के लिखने के तरीके, एक हेडिंग बनाना, व्यंजनों के लिखने का तरीका, व्यंजन का आधा लिखने का तरीका लिख सकते हो। व्यंजन वर्णों का आधा लिखने का तरीका, आधा लिखने का तरीका। देखो ध्यान से, व्यंजन को 3 रूप से लिख सकते हैं। आपको मेरे भाई इस चीज का पता होना चाहिए क्या,
एक तो आप जानते हैं कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। पहला ही क्वेश्चन में आपसे पूछा कुल व्यंजनों की संख्या। सर कुल व्यंजनों की संख्या 39 होता, 33 होता है, 41 होता। बोलोगे सर कुल व्यंजनों की संख्या, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुल व्यंजनों की संख्या क्या हो जाएगी। तो भाई कुल व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 33 होती है। अब देखो ध्यान से, 33 व्यंजन में क्या होता है, ये देखो कुछ तो खड़ी पाई पार करते हैं, कुछ व्यंजन क्या होते हैं, खड़ी पाई पार करते हैं। कुछ व्यंजन मेरे भाई खड़ी पाई पार करते हैं, और कुछ व्यंजन घुमावदार होते हैं। क्या लिखेंगे आप? कुछ व्यंजन मेरे भाई कैसे होते हैं? घुमावदार। कुछ व्यंजन नीचे की तरफ घुमावदार होते हैं, नीचे की तरफ घुमावदार होंगे। कुछ व्यंजन नीचे की तरफ घुमावदार होते हैं, और कुछ व्यंजन याद रखना जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। कुछ व्यंजन और होते हैं जो खड़ी पाई को खड़ी पाई को पार नहीं करते, खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। थोड़ी सी क्लास भाई लंबी हो सकती है, आराम से बिल्कुल चल रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। थोड़ी सी बड़ी क्लास हो सकती है, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल आपको मजा आ रहा होगा। अब ये दिक्कत हो रही हो किसी को तो वो स्पीड बढ़ा के देख सकता है। किसी भी भाई को कहीं भी दिक्कत परेशानी हो रही हो, धीरे चल रहे हैं तो वो बढ़ा के लिख सकता है। अगर हम भैया खड़ी पाई पार करते हैं ऐसे वर्ड की बात करें तो जैसे आपको पता होगा भैया का लिखा ना, और का देखो पार किया, तो ये जो पाई दिखी आपको खड़ी पाई, और ये सीरो रेखा, इसका नाम बोले तो ये देखो सीरो रेखा है। इसको क्या नाम देते हैं भैया? सीरो रेखा देते हैं। ये सीरो रेखा देते हैं। ये क्या भैया? खड़ी पाई है। और जब भी खड़ी पाई को कोई लाइन पार कर दे तो वो एक वर्ड आते हैं, देखो क। और जब भी कोई खड़ी पाई को पार की, जैसे का हो गया, फा देखते हो ना, फा। ये जो का और फा दिख रहे हैं आपको मेरे भाई, इस का और फा में ये खड़ी पाई को पार करते हैं। और अगर इसे मुझे आधा लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे भाई? देखो ये पूरा वर्ड है, ये कैसा वर्ड है बोलोगे सब? ये पूरा वर्ड है, ये पूरा है। अगर मैं इसका आधा लिख के आपको दिखाऊं तो बोलो आप, पता ना मेरे भाई आप लिख ले जाते हो सर, इतना ही रखते हैं ये आधा वर्ड हो जाएगा, इतना रखेंगे ये आधा वर्ड हो जाएगा। अगर मैं आपसे फा की बात करता हूं तो भैया ए से फा भी आप लिख सकते हो, ये आधा हो जाएगा। ये ऐसे फा आधा हो जाएगा, तो का ऐसे आधा, ये फा आधा, खड़ी पाई पार करते हुए वर्ड है। और भी कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो खड़ी पाई को पार करते हैं तो बोलोगे भैया ये ऐसे दो वर्ड हैं, इनके अलावा कोई भी 33 वर्डों में कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है जो खड़ी पाई को पार करता हो। तो खड़ी पाई को बस दो वर्ड पार करते, एक का है और एक फा है। एक का है और मेरे भाई क्या है? एक फा है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जो घुमावदार हैं, कौन से ऐसे वर्ड हैं कौन घुमावदार है, तो बोलो सर यहाँ पे देखो घुमावदार वर्ड कौन था? अ आता है। और क्या था भैया? छा आ जाएगा। और क्या आएगा? बोलोगे टा आ जाएगा। और बोलोगे ठा आ जाएगा। ध्यान से देखना, डा आएगा, डा, ये अंगा हो सकता है ना, डा हो जाएगा। माफ करना भाई, छोटा होता चला जा रहा है। ठा हो गया ऐसे, है ना, ऐसे डा हो गया। फिर क्या भैया? ढा हो जाएगा। बताना ध्यान से देखना, ढा के बाद क्या सर? त थ द हो सकता है, दा हो सकता है। और बताओ क्या होगा भैया? और ऐसे या रा हो जाएगा। और फिर देखो क्या, ला वा ये हा हो जाएगा। ये कैसे वर्ड है मेरे भाई? ये जितने वर्ड दिख रहे हैं आपको, इनको क्या करना, क्या डा को हम ऐसे आधा तोड़ दें क्या इसको हम भैया ऐसे लिख दें, ऐसे जो है ये ऐसे कर दें क्या? ये डा हो जाएगा ना भैया, ये गलत माना जाएगा। अगर ये देखो घुमावदार वर्ड हैं, अगर मेरे भाई नीचे की तरफ घुमावदार वर्ड हैं तो घुमावदार वर्डों में हम हलंत लगा देते हैं, और हलंत लगाकर उसे हम आधा लिखते हैं। तो लिखो कि घुमावदार वर्डों में, आप बिल्कुल मेरे भाई लिख सकते हो कि घुमावदार वर्डों को, है ना, यहाँ आप लिख पाओगे घुमावदार वर्डों को वर्डों को आधा लिखने के लिए, वर्डों को आधा लिखने के लिए
आधा लिखने के लिए उनके नीचे हलंत लगा देते हैं। उनके नीचे क्या लगा दोगे? हलंत लगा देते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? अब ध्यान से देखना, अगर यहां पे आपसे बोलो भैया ये देखो ड है, ये ड क्या है? ये तो पूरा है। अगर इसको, ये तो पूरा वर्ड है, देखो ध्यान से, ये पूरा वर्ड है। अगर मैं इसका आधा लिखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसका भैया आधा लिखूं तो आधा लिखने में क्या बोलोगे? डा तो लिख दो भैया, यहां हलंत लगा दो। अंगा है तो ये ऐसा कुछ कर दो, है ना। ये टा वर्ड हमने लिखा, इस टा का आधा लिखना भैया, टा लिख के हलंत लगा दो, है ना। ऐसे हमने ढा लिखा सर, इसका आधा लगाना तो भैया ढा लिख दो। बोलो, रा है तो इसको नीचे लिखने के बजाय रा के नीचे हलंत लगा दो। हा है ना, हा के नीचे क्या लगा दो मेरे भाई? हा के नीचे हलंत लगा दो। कुछ वर्ड छूटे तो बिल्कुल आप भी बना सकते हो, वो आपके लिए है। बोलो, ये सब हलंत वाले वर्ड जितने भी दिख रहे हैं आपको, जितने मेरे भाई ये हलंत वाले वर्ड दिख रहे हैं, ये हलंत वाले सबके सब वर्ड क्या कहलाएंगे? बोलो कि सर हलंत वाले सबके सब वर्ड हैं कौन से? तो सर सबके सब हो जाएंगे, सबके सब क्या हो जाएंगे? सबके सब आधा हो जाएंगे। जबकि देखो बिना हलंत के जो वर्ड दिख रहे हैं ये सब कैसे मेरे भाई? ये सब पूरे वर्ड हैं, ये आधे नहीं हैं। अब बताओ, खड़ी पाई के साथ रखना। आप खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड बोलो जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हो। तो जैसे मेरे भाई अगर आप लिख पाओगे सर यहाँ पे ख, देखो खड़ी पाई यहां रह गई, पार किया नहीं भैया। गा, देखो पार किया, बोलोगे नहीं भैया। घा, बताओ पार किया नहीं। चा हो जाएगा, है ना। छा हो जाए, जा हो जाएगा, देखो जा, झा हो जाएगा। और मेरे भाई इया हो जाएगा, इया हो जाएगा। ट ठ ड ढ, अड़ा हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, देखो। उसके बाद ता हो जाएगा मेरे भाई। था, दा तो घुमावदार में आएगा, दा के बाद धा हो जाएगा, ना हो जाएगा, देखो ध्यान से। पा हो जाएगा, फा तो पार कर गया। बा हो गया भाई, बा। ऐसे देखो, भा हो जाएगा, माँ हो जाएगा, ठीक है, माँ हो जाएगा। या हो जाएगा, या हो जाएगा। रा तो ये घुमावदार नीचे की तरफ, रा। ला हो जाएगा, ला, या रा ला। वाह हो सकता है ना, वाह हो सकता है। और देखो तालब सा, तालब सा, मूर्धन्य सा और छोटा सा। ये कुछ ऐसे वर्ड दिखते हैं आपको जो बिल्कुल किसके साथ है मेरे भाई? खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। देखो ध्यान से, ये खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। और जब खड़ी पाई को, जितने भैया वर्ड हैं जो खड़े पाई को पार नहीं करते हैं, अगर इसे आधा लिखना पड़े तो लिखोगे भैया, इसको आधा लिखने के लिए इसको क्या करते हैं? इसको आधा लिखने के लिए, इसको आधा लिखने के लिए पाई को ही हटा देना। इसको आधा लिखने के लिए, इसको आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। इसको आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊं कैसे लिखा जाएगा तो ध्यान देना मेरे भाई। जैसे मैं यहाँ पे खा लिखा हूं ना, ये कैसा? तो बोलोगे सर ये पूरा वर्ड है, अगर इसका आधा लिखना पड़ेगा, इसका आधा भैया लिखना पड़ेगा, तो आधा क्या हो जाएगा? इसका आधा भैया इस तरीके से खा था, ऐसे लिख के छोड़ दो, ऐसे लिख के छोड़ दो, ये खा हो जाएगा। खड़ी पाई हमने हटा दिया। जब भी खड़ी पाई हटाओगे तो वो क्या हो जाएगा? आधा रूप ले लेगा, आधा रूप ले लेगा। तो भैया आप आज जान गए व्यंजन वर्णों के लिखने के तरीके। तो दिक्कत आपको कहीं भी नहीं आएगी। जितने भी घुमावदार वर्ण हैं उन घुमावदार वर्णों के लिए भैया हलंत लगाएंगे। जो खड़ी पाई के एक ही तरफ लिखे जाते हैं उनकी खड़ी पाई हटा देते हैं। दो ऐसे वर्ड आपको दिखते हैं हिंदी वर्णमाला में और व्यंजनों की संख्या में, का और फा, जो खड़ी पाई को पार करते हैं, और कोई ऐसा वर्ड नहीं जो खड़ी पाई को पार करता हो। यदि आपके नज़र में, आपकी निगाह में, आपके पढ़ने में कहीं आया हो तो बिल्कुल कमेंट करना, है ना। वीडियो बेहतर लग रही हो मेरे भाई, अपने भाइयों तक जरूर शेयर कर देना, ठीक है ना। जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या कर लेना, बटन को दबा लेना। बढ़े आगे भाई, ध्यान से देखना, किसी भी भाई को दिक्कत यहाँ तक है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं होगी मेरे भाई। मैं आशा करता हूँ एकदम बेहतरीन क्लास आपको लगी होगी। बढ़ चलें आगे, बताना एक बार, एक क्लास और लेनी पड़ेगी आपको। एक क्लास और लिखेंगे बिल्कुल बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा। एक और ध्यान देना, बोलो ध्यान से। अभी मैं आपसे पूछूं, जो ये पंचमाक्षर हैं उनके लगाने के, बिंदु लगाने का तरीका आप जानते हो कि नहीं जानते हो? मैं एक और पॉइंट पढ़ा दूं क्या आपको? बिंदु लगाने का तरीका बिल्कुल निचोड़ पढ़ लो, कोई दिक्कत ना आए आपको। बिंदु लगाने का तरीका, ये भी एक निचोड़ पढ़ लो मेरे भाई कि बिंदु लगाने का तरीका। बिंदु लगाने का तरीका क्या हो सकता है? पीएन पांडे की किताब पढ़ोगे तो वहां जरूर मिलेगा ये पॉइंट।
बिंदु लगाने का तरीका। हमने बताया ना कि आपको किसी बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी बुक है सब बुकों को हमने निचोड़ा, सब बुकों को हमने पढ़ा और सभी बुकों से हमने कंटेंट बनाया और एक बेहतर कंटेंट आपके सामने लाके रख रहा हूं। तो आप बिल्कुल अगर विश्वास रखते हो मेरे भाई, किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पूरी क्लास कंप्लीट कर लो, हैंड राइटिंग नोट्स बना लो, है ना, आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। तो ध्यान देना, जब बिंदु लगाने का तरीका, तो आप दो चीज याद रखना। एक तो आप जानते हो भैया ये खड़ी पाई है, इसके ऊपर क्या सिरोरेखा, इसका क्या नाम देंगे भैया, इसका नाम देंगे सिरोरेखा। ध्यान देना, इसका नाम क्या है, सिरोरेखा। ठीक है, इसको क्या बोलोगे भाई साहब, इसको बोलोगे खड़ी पाई। अब देखो बिंदु लगाने के कई तरीके हैं, कितने तरीके, पूरे 3 तरीके हो जाएंगे। कौन कौन से, ध्यान से सीखना, कुछ करना नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, बिल्कुल आसान चीज को ऐसे इसी रूप में देख लो। भैया बोलोगे क्या कर सकते हो, तो बोलोगे भाई साहब देखो ऐसे खड़ी पाई, ये सिरोरेखा, खड़ी पाई सिरोरेखा, खड़ी पाई सिरोरेखा। आप कर ले जाओगे ना बेहतरीन ढंग से मेरे भाई, ध्यान से देखना। अगर खड़ी पाई सिरोरेखा के यहां पीछे लगता है बिंदु, अगर पीछे लगता है तो इसका नाम आएगा पंचमाक्षर। क्या बोलोगे सर, इसका नाम आएगा पंचमाक्षर। अगर सिरोरेखा के पीछे बिंदु लगता है, सिरोरेखा के पीछे सॉरी खड़ी पाई के पीछे बिंदु लगता है तो वो बोलते हैं पंचमाक्षर। अगर यही मेरे भाई, अगर यही आगे की तरफ लग दिया, बोलो क्या, अगर ये आगे की तरफ लग दिया तो इसको बोलते हैं नुक्ता। इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, नुक्ता। और नुक्ता जो होता है, नुक्ता जो होता, अभी आपको हमने कल पढ़ाया था कि जो नुक्ता सर शब्द होता है वो फारसी तथा अरबी का शब्द है, फारसी तथा अरबी का शब्द है। अगर अभी आप पढ़ेंगे जब, वहां हम आगे आपको बताएंगे भैया कि जहां भी नुक्ता लगा हुआ मिल जाएगा वो कहाँ के शब्द हो जाएंगे, तो जवाब निकलेगा भैया अरबी और फारसी का शब्द हो जाएगा। अगर मेरे भाई, अगर मेरे भाई इसी बिंदु को यहाँ लगा दिया जाए, इसी बिंदु को मेरे भाई यहाँ पे लगा दिया जाए, तो बोलो क्या बोलोगे सर, इसका नाम अब बदल जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम अनुस्वार हो जाएगा। देखो बिंदु का कमाल देखो, अगर पीछे आया, पीछे आया तो नाम क्या दिया, पंचमाक्षर। सर आगे आ गया तो क्या नाम दे दिया, नुक्ता, अरबी फारसी का शब्द हो गया। अगर मेरे भाई ऊपर चला गया तो अनुस्वार, जैसे अनुस्वार में क्या लिखते हो, पंप लिख देते हो आप, पंप देखो लिखा होगा भैया, पंप लिखते हो। शंकर लिखते हो, शंकर, क्या लिखते हो मेरे भाई, शंकर लिखते हो। आप देखोगे ना, संसार बड़ा विचित्र है, बड़ी मोहमाया संसार में है, संसार लिख लो, है ना, इस संसार में भी हम भी हैं और आप भी हैं, बहुत ही विविध वाला संसार है ना। आगे क्या लिखें भैया, शंभु लिख सकते हो, नहीं लिख सकते सर, शंभु। और भी वर्ड लिख सकते हो बिल्कुल मेरे भाई, दंड लिख लो, मंगल लिख लो, है ना, दिक्कत नहीं आएगी ना। बिंदु लगाने का तरीका भी जान जाएंगे अब। री और रा में अंतर पढ़ा दें, रा में अंतर पढ़ लो, एक और पॉइंट पढ़ लो, रा में अंतर। ये देखो ध्यान से देख लो, बिंदु लगाने का तरीका बिल्कुल आप पढ़ लियो भैया। अब पढ़ लेंगे री और रा में अंतर, री और रा में अंतर, एक पॉइंट पढ़ लेना, री और रा में अंतर। हेडिंग बनाएंगे भैया, री और रा में अंतर, बेहतरीन होगा। री व रा में अंतर, बहुत शानदार अंतर है, क्या हो सकता है, बोलो भाई सब देखो ध्यान से, बहुत आसान। ये एक रा है, एक री है, री एक स्वर है, इतना छोटा सा अंतर था, हाँ भैया इतना ही छोटा सा अंतर था, और ये एक व्यंजन है, लो समझ गए ना। और जो अगर मैं, ये तो ठीक था, बहुत आसान था, लेकिन रा के भेद अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो देखो ध्यान से क्या बोलोगे, ये तो आसान सी चीज थी। अगर मैं आपसे मेरे भाई बोलूं रा का भेद बताओ, यहां एक हेडिंग बनाओ, रा के भेद, रा के भेद। रा के भी भेद होते हैं, पहली बार सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, अभी जान जाओगे। रा के कितने भेद, रा के 3 भेद होते हैं। रा के कितने भेद होते हैं मेरे भाई, रा के 3 भेद होते हैं। एक क्या होता है, रा का सामान्य रूप होता है, रा का, एक मेरे भाई रा का सामान्य रूप होगा, एक रा का सर, रा का रेफ रूप होता है, एक रा का, अभी रेफ रूप क्या उसको देखेंगे, अब रा का रेफ रूप है, और एक भैया और रा का पदेन रूप, क्या हो जाएगा, रा का पदेन रूप हो जाएगा, सॉरी पदेश लिख रहा हूं, पदेन रूप रहेगा। बोलो मेरे भाई क्लियर है ना। आप एक बार रा का पदेन रूप लिखेंगे, एक रा का मेरे भाई आप क्या लिखेंगे, पदेन रूप लिखेंगे, और एक रा का क्या लिखेंगे आप, एक रा का मेरे भाई आप लिखेंगे
रेफ रूप लिखेंगे और एक रा का और लिखेंगे, एक रा का और लिखेंगे, ये कौन सा रूप लिखेंगे तो भैया बोलोगे इसका रूप हो जाएगा, इसका रूप हो जाएगा कौन सा, तो बोलेंगे भैया इसका रूप हो जाएगा सामान्य रूप। बोलो ध्यान से देखो, क्लियर है ना। अगर मैं इसके कुछ वर्डों को यूज करूं तो बिल्कुल आप समझ पाओगे, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाओगे। जैसे अगर सामान्य रूप की बात करूं, कुछ वर्ड लिखो तो भैया रमेश लिख सकते हो आप। ये रा देख रहे हो ना, ये जो आगे रा लिखा गया मेरे भाई सामान्य रा है। राकेश लिख सकते हो आप, कौन सा मेरे भैया, सामान्य रा का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। राकेश लिख रहे हैं, सामान्य रा का प्रयोग कर रहे हैं। राजेश लिख लो मेरे भाई, ये भी सामान्य रा का ही प्रयोग कर रहे हैं हम, ये भी सामान्य रा का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, रेफ रा कैसे लिखोगे, तो सर रेफ रा जो होता है वो उड़ंतु रा इसी को बोलते हैं, कौन सा, उड़ंतु रा बोलते हैं। जैसे आप लिखते हो कर्म, देखो कर्म, अगर यहीं में क्रम लिख दिया, क्रम लिख दिया तो वो कौन सा, पदेन रा है। क्रम लिखा तो प्रदेन, ऊपर वाला भैया तो वो बोलोगे क्या सर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रेफरा। मर्म लिख लो, मर्म लिख लो भैया, शर्म लिख लो, शर्म, शर्मनाक होता ना, शर्म लिख ले जाओगे। लेकिन क्रम कहा जाए, आगे प्रकार कह दो, अभी आपने पढ़ा प्राण, पढ़ा आपने, प्रकार हो जाएगा, प्राण हो जाएगा, है ना। और बताओ सर, प्रयोग लिख सकते हो, प्रयोग लिख सकते हो मेरे भाई, प्रमाण लिख सकते हो, प्रयोग लिख दो, प्रमाण लिख दो, है ना, प्रमाण लिख लो, प्रमोशन लिख लो, बहुत से वर्ड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखते जाएंगे भैया, अगर आप पढ़े हैं तो आप बिल्कुल लिखते जाएंगे। शर्म हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, मर्म हो जाएगा। नरम होता है, नर्म नहीं होता, नरम होता है। ये यहां तक आपको मेरे भाई क्लियर हो गया होगा। ध्यान देना, एक चीज और लिखना, यहां पॉइंट लिख लेना, रा का पदेन रूप खड़ी पाई के साथ हमेशा प्रयोग होता है। यह लिखना, रा का जो पदेन रूप है खड़ी पाई के साथ हमेशा प्रयोग होता है। रा का पदेन रूप ऐसे लिखोगे, रा का, सॉरी, पदेन रूप, रा का पदेन रूप, रा का पदेन रूप खड़ी पाई के साथ, खड़ी पाई के साथ हमेशा प्रयोग होता है, हमेशा प्रयोग होता है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा एक और यहां पे पॉइंट लिख लो, रा का रेफ रूप आधा रा होता है, रा का रेफ रूप, रेफ रूप आधा रा होता है, रेफ रूप आधा रा होता है, जबकि अन्य रा पूर्ण होता है, जबकि अन्य रा, अन्य रा पूर्ण होता है। अन्य रा क्या होता है मेरे भाई, पूर्ण होता है। ध्यान से देख लो, अन्य रा क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाएगा ना। जैसे यहां पे कुछ अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, ध्यान से देखना, जैसे मैं लिख दूं भैया यहां पे देखो कैसे होता है पूरा रा। एक वर्ड लिखता हूं ट्रक, ध्यान देना, एक वर्ड में क्या लिखा भैया, ट्रक लिख दिया। ऐसे ट्रक लिखते हो ना, ऐसे ट्रक, तो देखो ध्यान से, ये ट्रक वर्ड लिखा है, इसमें क्या क्या छिपा हुआ, इसमें तीन चीजें दिख रही होंगी आपको, है ना। देखो इसमें अगर मैं आपसे बोलूं भैया ऐसे लिखा टा, और एक ऐसे लगा, एक ऐसे लगा, एक पाई ये दिख रही, एक पाई ये दिख रही, दो पाई दिख रही होगी। अगर ये दो पाई दिख रही है तो दोनों पाई का नाम अलग अलग है। क्या होगा भैया, जो ये वाली पाई आपको दिख रही मेरे भाई लगी हुई, इस पाई का क्या नाम दोगे सर, इस पाई का नाम हलंत है, इस पाई का नाम मेरे भाई क्या हो जाएगा, हलंत है। और जो ये वाला आपको दिख रहा है मेरे भाई, ये वाली पाई, इसे बोलेंगे पदेन रा, इसे बोलोगे क्या, पदेन रा बोलेंगे, ये पदेन रा। और आपको पता मेरे भाई पदेन रा पूरा होता है, पदेन रा पूरा होता है, या इसी को आप बोल सकते हो भैया ये पूर्ण रा है, ये जो रा है ये पूर्ण रा है, ये पूर्ण रा है। क्लियर है ना। इसमें टा आधा हो जाएगा, टा क्या होगा, आधा है, रा पूरा है, का हो जाएगा। अगर इसी को मैं ऐसे तोड़ू तो बोलो भाई साहब ऐसे हो जाए, टा, टा आधा रा हो जाए, इसमें से निकलेगा आ, और ये देखो क्या बनेगा, सॉरी, आ के बाद क्या होगा भैया, का, क्या, का, और का से क्या निकलेगा, आ निकलेगा। इस तरीके से इसका वर्ड विच्छेद कर सकते हो, ट्रक हो जाएगा।
ये वर्ड विच्छेद करेंगे, इस तरीके से ट्रक हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ना मेरे भाई। आज हम क्लास यहीं तक सीमित रखेंगे, है ना। और परंपरागत अतिरिक्त वर्ड जितने भी आते हैं एक क्लास और लेंगे। आशा है कि एक क्लास और लेने के बाद ये मेरा वर्ड माला जो पूरा हो जाएगा। यदि किसी कारणवश मेरे भाई कुछ वर्ड छूट जाता है, कुछ नहीं हो पाता है, तो मैं एक और इसका लेक्चर बना दूंगा, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपके एक भी सवाल गलत ना हो, मेरा ये लक्ष्य है। मैं यही चाहता हूं मेरे भाई कि एक क्लास एक्स्ट्रा पढ़ लेनी पड़े, वो ठीक है। आपका एक भी सवाल अछूता न रह जाए, कोई सवाल गलत ना हो, क्योंकि हमारा भैया एक सवाल गलत हो जाना, लाखों की भीड़ में हम कई पीछे चले जाते हैं। और जब लाखों की भीड़ में मेरे भाई पीछे चले जाओगे तो क्या आप सिलेक्शन की लिस्ट में आओगे? नहीं आ पाएंगे। तो भैया एक एक सवाल को हमें बचाना है, और एक एक सवाल हमारे लिए जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। और अपने पास अभी समय है, तो इन सवालों को बहुत आसानी से और बहुत गहराई तक हमें पढ़ना चाहिए कि एक भी सवाल हमसे बचे ना, कोई छूटे ना। तो ठीक है ना मेरे भाई, ये चीज़ यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब जब हम यहीं तक रखें तो आगे जो क्लास होगी अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। किसी भी भाई को कहीं भी समस्या होती है तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, कोई भी समस्या होती है। लेकिन भैया आपका भी एक फर्ज है, आपका भी एक कर्म है कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिएगा और अपने भाइयों तक पहुंचाइएगा। जो भी भाई यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, अन्य भी जो परीक्षाएं होंगी जिसमें हिंदी चैप्टर्स बने हैं, हिंदी के सिलेबस में हिंदी एक अध्याय के तौर पे या एक पाठ के तौर पे मेरे भाई एक बुक के तौर पे आपकी क्लास में आ रही हो, तो ध्यान से देखना मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगली वीडियो में आपको मैं मिलूंगा, तब तक के लिए सभी भाइयों को धन्यवाद।